हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार कोष्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 6 अगस्त 2020 है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने पहले से मैं आपके लिए बता दूं, ये जो करंट अफेयर्स है आपके लिए जो उपयोगी होगा, तो ये उपयोगी होगा आपके लिए MPPSC एग्ज़ाम, UPSC प्री एंड मेंस एग्ज़ाम और ऑल एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स उपयोगी होगा। तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा वीडियो चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं अपन। पहला फ्रेंड्स, अपना जो करंट अफेयर्स है सहकार कॉप वॉच चैनल। तो सहकार कॉप वॉच चैनल आप जानते होंगे, ये सहकारिता से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, तो इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया ये प्रकार का नया कदम है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो है शुरुआत किया गया था, घोषणा की गई थी उनके द्वारा, और करीब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है की घोषणा की गई थी, जो कि GDP का 10% था, तो उसकी घोषणा की गई थी फ्रेंड्स। तो वही आत्मनिर्भर भारत था, और वही उसी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र थे, जैसे व्यवसायिक क्षेत्र था, MSME क्षेत्र थे, कृषि क्षेत्र था, और देखा जाए तो मतलब औद्योगिक क्षेत्र था, विनिर्माण क्षेत्र थे। ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसके माध्यम से जो है उन्होंने उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया था, और कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। तो उसके माध्यम से जो है उसमें आत्मनिर्भरता की बात करी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊँगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, तो उसके में आप जो है आपको मैं पूरा समझा दूंगा आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या कि इससे सहकारिता में बड़ी भूमिका है, मतलब इसमें जो है सहकारिता की बड़ी भूमिका है। ये जो सहकार कॉप वॉच चैनल है, इसमें सहकारिता की बड़ी भूमिका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सहकारिता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट में सुन लीजिएगा कि सहकारिता का सीधा अर्थ, या सहकारिता को मैं इंग्लिश में बताऊँ तो कोऑपरेटिव होता है, और कोऑपरेटिव शब्द से सहकारिता का वर्ड बना हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ होता है लोगों का समूह, अर्थात लोगों के समूह द्वारा कार्य करना। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अकेला कार्य नहीं कर सकता कोई भी, और समूह कार्य कर सकता है, तो ये चीज़ अपन को विशेष याद रखनी है फ्रेंड्स, कि एक समूह मतलब एक समूह द्वारा कार्य करना सहकारिता कहलाती है। विश्व में देखा जाए तो सहकारिता का जनक जो है रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। विश्व में देखा जाए तो रॉकडेल सिद्धांत प्रचलित था। रॉकडेल कहाँ के हैं? वेल्स के हैं। तो वेल्स कहाँ का शहर है? वेल्स शहर है फ्रेंड्स इंग्लैंड के दक्षिणी भाग को वेल्स कहा जाता है, वहाँ पे प्रचलित है। 1844 में ये फ्रेंड्स जो है वहाँ पे ये प्रचलित था, रॉकडेल सिद्धांत या रॉकडेल थ्योरी इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या था, तो इसमें इन्होंने कहा था कि भाई बुनकरों में सहकारिता होनी चाहिए, मतलब ये जो बुनकर समूह होते हैं उनमें सहकारिता की बात करी थी। तो बड़ा फेमस था वहाँ पे रॉकडेल सिद्धांत या रॉकडेल थ्योरी। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि रॉकडेल थ्योरी का ऐसे संबंधित है, सहकारिता से संबंधित है। ठीक है, आप तो वैसे भी जानते हैं फ्रेंड्स कि इंग्लैंड का सीधा साधा उद्देश्य यही था कि भारत से हमें जो है उस समय भारत से हमें कच्चा माल प्राप्त करना है और वहाँ पे जाके तैयार करवाना है। तो वहाँ पे बुनकरों द्वारा जो है तैयार करते थे, यहाँ से कपास वगैरह और नील वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ से ले जाते थे वो, और वहाँ पे तैयार करवा के और तैयार माल को यहाँ पे लाके बेचते थे। तो ये उनका सिद्धांत था। फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं। एक और सिद्धांत है इसी को लेकर, सुल्ज और डेलिस सिद्धांत। सुल्ज और डेलिस सिद्धांत की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जर्मनी में प्रचलित था। ये जर्मनी में तब प्रचलित था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वार की आपको डेट याद है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। जर्मनी की काफ़ी स्थिति अच्छी थी जब तक हिटलर थे, परंतु जैसे ही हिटलर का निधन हो जाता है, हिटलर की डेथ हो जाती है, हिटलर अपने आप को जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और तब से जर्मनी की स्थिति खराब हो जाती है और जर्मनी सरेंडर कर देता है मित्र राष्ट्रों के लिए। मित्र राष्ट्रों के कारण जो है जर्मनी सरेंडर कर देता है मित्र राष्ट्रों के सामने। तो ध्यान रखना, जर्मनी की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो उस समय उस स्थिति में सुधार के लिए जर्मनी ने इस सिद्धांत को अपनाया था, और जिसका नाम था सुल्ज और डेलिस। तो वो भी सहकारिता का मॉडल था। उसने भी कहा था कि आप समूह में मिलकर काम करिएगा, आप एक व्यक्ति।
तो आपको समूह में मिलकर कार्य करोगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकोगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपको कृषि में सहकारिता बताई थी आपके लिए रेफेसन एक जो है कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने कृषि में सहकारिता बताई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, यदि मैं आपको बात करूं, ये तो हुई विश्व की कहानी। यदि आप भारत में देखो सहकारिता के बारे में, भारत में भी सहकारिता के बारे में यदि कुछ हुआ है तो आप जानते होंगे, अमूल जो कंपनी है वो भी सहकारिता कंपनी है। लिज्जत पापड़ आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, तो ये भी जो है सहकारिता के माध्यम से चल रही है। आप देखो कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई कंपनी और फिर बाद में उसमें कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और सही से मिलकर समूह में मिलकर काम कर रहे हैं और सभी को फ़ायदा हो रहा है। फ्रेंड्स तो यही होती है सहकारिता। फ्रेंड्स भारत में भी ऐसी सहकारिता हुई है और भारत में सहकारिता के बारे में मैं आपके लिए पूरा टॉपिक में मतलब आपको बताऊंगा। यदि थोड़ी सी बात करूं तो फ्रेडरिक निकल्सन 1892 में इन्होंने बंगाल में सहकारिता की बात की थी, फ्रेडरिक निकल्सन ने। अच्छा 1897 के समय आपको याद होगा अकाल पड़ा था और जिसके कारण काफ़ी सारी महामारियां पड़ी थी, तो बहुत सारा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि उस समय देखा जाए तो उसके जैसे ही अकाल पड़ा था और उसके बाद जो आपके वायसराय आए थे तो वो आए थे लॉर्ड कर्जन। कौन आए थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से 1905 तक था। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक। और देखा जाए तो इसे आपने सुना होगा आयोगों का वायसराय कहा जाता है। काफ़ी सारे आयोग इसने गठित कर दिए थे हर चीज़ के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने क्या हुआ था कि जब अकाल पड़ा था और उससे संबंधित बहुत सी महामारियां फैली थी तो लोगों की काफ़ी भयावह स्थिति हो गई थी। तो उन्होंने जाना था कि यार मतलब कैसे इनको इन स्थिति से उबारा जाए। तो आपको तो पता है कि इनका जो शासन था उस समय तो 3 प्रांतों में ही चलता था, बंगाल, बम्बई, मद्रास। यहाँ तक काफ़ी अच्छा शासन हो गया था इनका। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करो कि आप जो है एक आध ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो काफ़ी नॉलेजेबल हो, जो इस चीज़ को जानता हो, सहकारिता चीज़ को जानता हो। तो इन्होंने एंटोनी मैकडोनाल्ड आयोग गठित किया था और मद्रास क्षेत्र में इनको भेज दिया था कि भाई आप जाओ सहकारिता के बारे में पता लगा के आप। तो इन्होंने सिफारिश दी थी, तो उसी आधार पर, इनकी सिफारिश के आधार पर, एंटोनी मैकडोनाल्ड की सिफारिश के आधार पर भारतीय शाख अधिनियम आया था 1904 में। शाख मतलब होता है ऋण, आपको ऋण प्रदान करना। तो 1904 में शाख अधिनियम आया था जिसके तहत जो है सर्वप्रथम कांजीवरम कहाँ स्थित है? मद्रास में। वहाँ पे जो है उस प्रांत में आपको सहकारिता के बारे में इन्होंने बात बताई थी कि भाई आप समूह में मिलकर काम करो। फिर देखा जाए तो 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में भी जो है सहकारिता को बात करी गई थी। अच्छा बात कैसे की गई थी सहकारिता की? तो इन्होंने क्या किया गया था कि जब उस समय मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म्स आया था 1919 में, तो इन्होंने प्रांतों में भी द्वैत शासन लागू कर दिया था। द्वैत शासन का सीधा सा अर्थ होता है आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों को बांट दिया जाता है। जो आरक्षित विषय होते हैं गवर्नर वो अपने पास रख लेता है और हस्तांतरित विषय पे जो है प्रांतीय सरकारें जो होती थी उनका अधिकार होता था। तो गवर्नर अच्छे विषय अपने पास रख लेता था और हस्तांतरित विषय सरकारों को कर देता था, प्रांतों को। तो ये जो सहकारिता है तो इसको भी प्रांतीय विषय बना दिया था। ये द्वैत शासन 1919 के अंतर्गत किया गया था। तो इस सहकारिता विषय जो है प्रांतीय विषय में ला दिया गया था। अब बात करें फ्रेंड्स भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में आप तो जानते ही होंगे भारत अपन को स्वतंत्रता है बोलने की। तो आर्टिकल क्रमांक 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। उसी बोलने की स्वतंत्रता के क्रम में आर्टिकल क्रमांक 19 सब क्लॉज सी जो है आपको संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो ये भी एक प्रकार से सहकारिता का हमारे पास एग्जाम्पल है, तथ्य है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी काफ़ी चीज़ें सहकारिता के बारे में हुई हैं, जैसे भूदान आंदोलन है, हरित क्रांति है और श्वेत क्रांति है। तो ये सब चीज़ें जो है सहकारिता के बारे में हुई है। फ्रेंड्स सहकारिता के बारे में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने पास अमूल है या आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। फ्रेंड्स मैं आपको इन सब के बारे में, भूदान आंदोलन, हरित क्रांति और ये सब के बारे में जो है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन अपने। शिवाजी राव पाटिल फ्रेंड्स बात करें तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका निधन हो गया है। ये पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर ठीक भी हो गए थे, लेकिन काफ़ी एज हो गई थी इनकी, तो फिर जो है इनकी डेथ हो गई है। और तो आपको बस इतना याद रखना है कि शिवाजी राव पाटिल कहाँ के मुख्यमंत्री थे पूर्व? तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है अभी मुख्यमंत्री? तो आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बता देना। ये बहुत इजीली क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर निर्माण आपने सुना होगा, आज बहुत अच्छा दिन है फ्रेंड्स, और आज पूरे भारतवासियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यदि मैं कहूँ तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आपने देखा होगा 5 अगस्त को ही, पिछले साल 5 अगस्त 2019 को आपने देखा होगा कि भारत से 370 आर्टिकल जो है वो ख़त्म किया गया था और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित किया गया था। तो आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2019 को, एक साल पहले यही घटना थी, और आज 5 अगस्त 2020 है जब राम जन्मभूमि पर जो है राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है रखी गई है। इसमें वही है फ्रेंड्स कि 135 आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से, मतलब जो संबंधित संत थे 135 संत, और टोटल लोग जो है इसमें 175 मेहमानों को बुलाया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार बांटे गए। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जो फ्रेंड्स इस बार दिए गए हैं तो आईआईटी खड़गपुर को प्राप्त हुए हैं। आईआईटी खड़गपुर को जो प्राप्त हुए हैं तो उसने वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि धूप में सुखाने जो कपड़े डालते हैं अपन, धूप में कपड़े सुखाने जो डालते हैं, तो वहाँ के शोधकर्ताओं ने धूप में सुखाने वाले कपड़ों से भी जो है क्या बना लिए, बिजली बना ली है। देखिए फ्रेंड्स, लगन और मेहनत का कितना काम होता है और अनुसंधान का कितना योगदान होता है कि उन्होंने धूप में सुखाने वाले कपड़ों से भी बिजली बनाने वाला तंत्र बना लिया है। ऐसा यंत्र बना लिया है कि धूप में सूखने वाले जो कपड़े डले हैं उनसे भी बिजली बन जाएगी। तो उसके लिए गांधीवादी जो है युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार मिला है इनके लिए। एक समूह के लिए भी और मिला है इन्हीं के आईआईटी खड़गपुर शोधकर्ताओं के लिए, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा प्रबंधन और थर्मल प्रबंधन से जो है जितनी भी समस्याएं होती हैं इनसे जुड़ी, उसके लिए भी इनको पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स आज का ये रहा करंट अफेयर्स आपके लिए। फ्रेंड्स और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको जो है वीडियो में दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप मेरे फेसबुक पेज को जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।